हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपना रेल एक्सपर्ट चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं फिर से एक नया पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हम ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पेपर है, इसका सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। यह परीक्षा 17 मई 2026 को आरआरसी द्वारा ली गई थी। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ज़्यादा देरी नहीं करते हुए बढ़ते वीडियो की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड का चिकित्सा वर्गीकरण क्या है? मेडिकल क्लासिफिकेशन क्या है ट्रेन मैनेजर का, गुड्स गार्ड का? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, A2 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बड़ी शास्ति प्रभार ज्ञापन में कितने अनुलग्नक होते हैं? मेजर पेनल्टी चार्जशीट जो रहता है तो उसमें कितने एनेक्सर होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 एनेक्सर रहते हैं। जो SF5 रहता है, SF5 का मेमोरेंडम रहता है, उसके साथ में टोटल 4 एनेक्सर रहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक सामान्यतः कितनी अवधि में आयोजित की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रैमासिक, 3 माह में एक बार आयोजित की जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पात्र सेवानिवृत्ति रेलवे कर्मचारी को देय निश्चित चिकित्सा भत्ते की वर्तमान दर क्या है? फिक्स मेडिकल अलाउंस रहता है, FMA। इसका अभी वर्तमान दर क्या है? पात्र सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी जो एलिजिबल रिटायर रेलवे एम्प्लॉय होते हैं उनको कितना FMA दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1000 रुपया दिया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 का नियम खाली जगह एक सरकारी कर्मचारी के पास चल, असल और मूल्यवान संपत्ति होने के बारे में बताता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल का रूल नंबर 18 है, उसके तहत चल अचल संपत्ति का बारे में प्रावधान दिया गया है। इसमें दिए गए दूसरे ऑप्शन है, जो दूसरे नियम दिए गए हैं, नियम 16, 15 और 13, इसका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो नियम 16 है वो, उसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं? तो नियम 16 में निवेश के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। निवेश पैसे उधार लेना या देना से वर्जित है, यह रूल नंबर 16 में बताया गया है। और रूल नंबर 15 जो है, 15 में क्या है? तो रूल नंबर 15 में आप निजी व्यापार नहीं कर सकते। और इसके साथ एक और भी आता है, रूल नंबर 15A। तो मैं आपको बता दूं कि रूल नंबर 15A जो है वो रेलवे आवास क्वार्टर के संबंध में है। रेलवे आवास किराए पर नहीं देने के संबंध में है। और जो रूल नंबर 13 है वो है उपहार लेने या देने के संबंध में है, उपहार। और इसके साथ और एक आता है 13A, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो 13A में क्या प्रावधान है। तो 13A में दहेज के संबंधित बताया गया है, दहेज लेने या देने पर रोक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानार्थ पास की पात्रता के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता सेवा क्या है?
मानार्थ पास के लिए मिनिमम 20 साल का सर्विस होना चाहिए, तभी मानार्थ पास के लिए एलिजिबल माना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है छात्रावास सब्सिडी, जो हॉस्टल सब्सिडी। हॉस्टल सब्सिडी का दावा करने के लिए निवास और छात्रावास के बीच बीच की दूरी के संबंध में पूर्व शर्त क्या है? तो जो हॉस्टल सब्सिडी रेलवे एम्प्लॉय के बच्चों को दिया जाता है, उसमें उसके निवास स्थान से जो जहाँ पर उसका हॉस्टल हो, छात्रावास हो, वहाँ की दूरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो 50 किलोमीटर मिनिमम दूरी होनी चाहिए, तभी हॉस्टल सब्सिडी दिया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है चयन पदों के लिए चयन बोर्ड में खाली जगह अधिकारी शामिल होंगे। सिलेक्शन बोर्ड में मिनिमम कितने अधिकारी होने चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिमम 3 अधिकारी रहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एचआरएमएस के लीव मॉड्यूल में रेलवे कर्मचारियों के लिए कौन सी छुट्टी उपलब्ध नहीं है? तो जो एचआरएमएस में लीव मॉड्यूल है उसमें स्पेशल सीएल, एसपीएल है, जो स्पेशल सीएल उपलब्ध है। हॉस्पिटल लीव जो है वो नहीं उपलब्ध है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉस्पिटल लीव। बाकी ये जो WRIIL व्रील दे रखा है यह भी उपलब्ध है। मैं साथ में आपको यह भी और एक्स इंडिया लीव जो है वो भी उपलब्ध है एचआरएमएस के लीव मॉड्यूल में। तो मैं आपको इसके साथ में यही भी बता देता हूँ कि जो व्रील है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो व्रील है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। यह भी याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है रेलवे कर्मचारी को स्कूल पास कितने सेट जारी किए जाते हैं? तो रेलवे कर्मचारी को कितने स्कूल पास दिए जाते हैं? रेलवे कर्मचारी के बच्चे के लिए मतलब जो स्कूल पास इशू किए जाते हैं वो एक साल में कितने दिए जाते हैं? तो 3 सेट दिए जाते हैं। और कितने आधा सेट दिए जाते हैं यह बोला जाए तो उसमें 6 सेट आता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है रेलवे स्टेशन के नाम सामान्यतः कितनी भाषा में लिखे जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 भाषा में लिखे जाते हैं। रेलवे स्टेशनों के नाम जो स्टेशन पे जाते हैं अपने, तो वहाँ पे 3 भाषा में लिखे रहते हैं नाम। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 है एक निलंबित रेलवे कर्मचारी को एक बड़ी पेनल्टी चार्जशीट जारी की गई, लेकिन अंततः एक छोटी पेनल्टी लगा दी गई। पहले उसको बड़ी पेनल्टी, मेजर पेनल्टी दिया गया, बाद में लास्ट में एक छोटी पेनल्टी लगा दी गई। तो निलंबन अवधि को क्या माना जाएगा? तो जो बड़ी पेनल्टी के तहत पहले उसको कोई भी रेलवे कर्मचारी को सस्पेंड किया था और बाद में उसको छोटी पेनल्टी दे दी, तो इस मामले में जो निलंबन का जो पीरियड था वो ड्यूटी माना जाएगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है लिपिकीय त्रुटि के कारण नाम में हुए परिवर्तन को खाली जगह स्तर के प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति से स्वयं मंडल स्तर पर ही ठीक किया जा सकता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड अधिकारी के अनुमोदन से जो रेलवे कर्मचारियों के नाम में परिवर्तन करवाना होता है वह किया जा सकता है। और इसमें
जो भी नाम में लिपिकीय त्रुटि के कारण जो नाम में परिवर्तित लिखा गया हो उसका सुधार किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूरी सेवा काल में किसी भी रेल कर्मचारी को एक बार में स्वीकृत की जा सकने वाली LHAP की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 मंथ। 2 साल के लिए एक बार में LHAP स्वीकृत किया जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी में कार्य करने हेतु किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक वर्ष में किसी कर्मचारी के खाते में कितने दिनों की LAP जमा की जाती है? तो एक वर्ष में टोटल 30 LAP जमा की जाती है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यह 6 मंथ के स्पेल पे 15-15 जमा की जाती है। टोटल 30 LAP जमा की जाती है। और इसमें कई बार यह भी पूछ लेता है कि एक महीने में कितनी LAP मिलती है, तो एक महीने में 2.5 LAP दी जाती है, 2.5, यह भी याद रखेगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, उस विधवा को जिसकी CG पर नियुक्ति कंपैशनेट ग्राउंड पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा है, प्रक्रिया के भाग के रूप में आयोजित उपयुक्तता परीक्षा में बैठने के लिए तीसरा अवसर प्रदान करने हेतु कौन सक्षम है? तो जो विडो रहते हैं, रेलवे कर्मचारी की जो विडो रहती है, उसको कंपैशनेट ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट देते समय जो सूटेबिलिटी टेस्ट लिया जाता है, तो उसमें तीसरा अवसर देने के लिए कौन सक्षम अधिकारी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल मैनेजर साहब जो है वो तीसरा अवसर दे सकते हैं। इसमें हम आपको यह बता दें कि जो पहला अवसर रहता है वो तो मतलब होता है कि भाई डिपार्टमेंटल या तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो नॉर्मल डिपार्टमेंटल प्रोसेस रहता है वही रहता है। बाकी दूसरा अवसर जो है वो दे सकते हैं, DRM सर दे सकते हैं, या तो वर्कशॉप हो तो CWM सर दे सकते हैं। और जो तीसरा अवसर तो हमने देख लिया कि GM महोदय जी दे सकते हैं। और चौथा अवसर के लिए रेलवे बोर्ड का अनुमोदन लेना पड़ता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम खाली जगह में परिभाषित सरकार की आलोचना है। तो सरकार की आलोचना कौन से नियम के तहत की जाती है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूल 9 में लिखा है सरकार की आलोचना के संबंध में। और इसमें दिए गए जो दूसरे ऑप्शन है वो भी हम साथ में देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 में यह प्रावधान है कि एसोसिएशन या यूनियन में शामिल नहीं होने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। रूल नंबर 7 है, इसमें प्रदर्शन या धरना करने पर प्रतिबंध दिया गया है। और रूल नंबर जो 8 है उसमें प्रेस या दूसरी मीडिया से संबंध नहीं रखने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, तो यह भी याद रखिएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेंशन का अधिकतम कम्यूटेशन है, मैक्सिमम कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज, पेंशन का मैक्सिमम कितना कम्यूटेशन हम करवा सकते हैं रिटायरमेंट के समय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40% का हम कम्यूटेशन करवा सकते हैं। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है,
स्वीकृत अनुकंपा भत्ता प्रति माह खाली जगह से कम नहीं होगा। जो कंपैशनेट अलाउंस रहता है यह दिया जाता है डिसमिस या तो रिमूव किए गए रेलवे कर्मचारी को दिया जाता है। तो यह मिनिमम कितना रहता है कि भाई इनसे कम नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 9,000 रहता है मिनिमम। जो हमें इसके साथ में ये भी बता दें कि 9,000 आपका वो मिनिमम पेंशन भी रहता है, तो यह भी याद रखिएगा। और यह पहले था 3,500 था, 3,500 था, अभी वो बढ़कर 7 CPC में 9,000 कर दिया है कि भाई ये जो कंपैशनेट अलाउंस दिया जाता है रिमूव या तो डिसमिस किए हुए रेलवे कर्मचारियों को वो 9,000 मिनिमम दिया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेलवे कर्मचारी को मकान बनाने के लिए अग्रिम हाउस बिल्डिंग एडवांस के रूप में अधिकतम कितनी राशि स्वीकृत की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 लाख दिया जाता है हाउस बिल्डिंग एडवांस के तौर पर। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इसमें HBA में अप्रैल 2026 से मार्च 2027 के लिए यह हाउस बिल्डिंग एडवांस का जो इंटरेस्ट रहता है वह 7.10% रखा गया है, तो यह भी याद रखिएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, पेंशन भोगी सेवानिवृत्ति की तारीख से खाली जगह वर्ष की समाप्ति पर पेंशन के परिवर्तित हिस्से को बहाल करने के हकदार हो गए। तो पेंशन रिस्टोर कितने साल बाद होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 साल बाद में पेंशन रिस्टोर होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निलंबन की अवधि जब तक कि उसकी समीक्षा न की जाए खाली जगह से आगे मान्य नहीं होगी। तो इसमें यह कह रहा है कि सस्पेंशन का जो पीरियड रहता है वो मैक्सिमम कितने समय रहता है, तो और उसके आगे का अगर रहता है तो वो वैलिड नहीं गिना जाएगा। तो मैक्सिमम कोई भी एम्प्लॉय को सस्पेंशन पर आप 90 दिन तक रख सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 90 दिन। इससे ज़्यादा दिन होगा तो वो वैलिड नहीं गिना जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब कोई कर्मचारी पदोन्नति से इनकार करता है तो उसे कितने वर्षों के लिए वंचित किया जाता है? वंचित मतलब डिबार किया जाता है प्रमोशन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए डिबार किया जाता है। कोई भी कर्मचारी अगर प्रमोशन से मना करता है तो उस मामले में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा DNA नियमों के अंतर्गत दंड नहीं है? तो इसमें दिया गया ऑप्शन ए है सेंश्योर, यह भी दंड है। रिकॉर्डेड वार्निंग, यह दंड नहीं है। स्टॉपेज ऑफ प्रिविलेज पासिस, यह भी दंड है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 343वां अनुच्छेद है जो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक महिला रेलवे कर्मचारी कितने दिनों के लिए मातृत्व अवकाश की हकदार होगी? तो जो महिला रेलवे कर्मचारी होती है उसको मैटरनिटी लीव कितना दिन मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 180 दिन मिलती है मैटरनिटी लीव। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी एक समय में डिफेंस हेल्पर के तौर पर कितने मामलों को देख सकता है? तो जो सेवानिवृत्त रेलवे एम्प्लॉय होते हैं वो डिफेंस हेल्पर के
तौर पर कितने मामलों को देख सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 मामलों को देख सकता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, सेवानिवृत्ति / सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों और रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं को जारी किए गए परिवार पहचान पत्रों की वैधता अब कितनी होगी? मतलब जो परिवार पहचान पत्र दिया जाता है तो इसकी वैलिडिटी अब कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइफ टाइम रहती है उसकी वैलिडिटी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, इससे कम अवधि के लिए बाल देखभाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। तो मिनिमम कितने दिन का जो चाइल्ड केयर लीव होता है वो मिल सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिमम 5 दिन का चाइल्ड केयर लीव लेना पड़ता है। 5 दिन से कम का चाइल्ड केयर लीव सेंक्शन नहीं किया जा सकता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो सीसीएल रहता है वो टोटल 730 दिन का मिलता है। और यह मिनिमम तो अपन ने देख लिया कि 5 दिन का लेना पड़ता है और इसे 1 साल में 3 स्पेल में ले सकते हैं। मैक्सिमम एक साल में 3 बार ले सकते हैं, यह भी याद रखिएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, RELHS योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 साल की सेवा के बाद ही RELHS का योजना है जो उसका लाभ मिल सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, डॉक्टरों के पक्ष में आहरित गैर प्रैक्टिसिंग भत्ते की मात्रा क्या है? गैर प्रैक्टिसिंग मतलब जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है डॉक्टरों को, वह कितना प्रतिशत दिया जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20% मिलता है। यह 20% बेसिक पे का 20% मिलता है डॉक्टरों को। और इसके संबंध में एक और भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है वो मैक्सिमम कितना होता है, कितने रकम तक दिया जाता है? तो यह 2,37,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें यह प्रावधान है कि यह 2,37,500 जो है वो इसका कोई जो भी डॉक्टर है उसका बेसिक पे प्लस NPA, ये दोनों का जोड़ मिला के उसका सैलरी 2,37,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह भी याद रखिएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, सुविधा पास / सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले मानार्थ पास / विधवा पास और PTO की वैधता अवधि क्या है, वैलिडिटी क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 मंथ की वैलिडिटी रहती है। प्रिविलेज पास, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास या विडो पास की। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, नई पेंशन योजना कब से लागू की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2004 से लागू की गई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध स्वीकार करने के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा खाली जगह वर्ष है। जो वॉलंटरी रिटायरमेंट रखना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम कितनी सर्विस होनी चाहिए तभी उसका जो वॉलंटरी रिटायरमेंट का जो प्रपोजल होता है वो स्वीकृत किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 साल की सेवा के बाद ही आप VRS रख सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है,
एमएसपी के तहत वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए बहुत अच्छे मानक मानक की आवश्यकता कब से लागू हुई? जो एमएसपी के तहत अपार का ग्रेडिंग जो वेरी गुड है वह होना चाहिए, तो कब से नियम आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 जुलाई 2016 के 16 से यह प्रावधान आ गया कि भाई इसको आप किसी को भी आप एमएसपी दे रहे हैं तो उसका जो पिछले 3 साल का अपार देखा जाता है तो उसमें मिनिमम ग्रेडिंग वेरी गुड होने चाहिए। अगर वेरी गुड से कम का ग्रेडिंग होगा तो उसको एमएससीपी के लिए वो पात्र नहीं होगा, अनसुटेबल हो जाएगा एमएससीपी के लिए। फिर उसका मामला नेक्स्ट साल देखा जाएगा। अगर नेक्स्ट साल भी वेरी गुड मिल गया तो फिर उसका वो सुटेबल हो जाएगा एमएससीपी के लिए। हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, जब कर्मचारी असाधारण अवकाश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर है हो तो एनपीएस में कर्मचारी और सरकार का कितना योगदान होगा? जब कर्मचारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ईओएल पर रहता है तब उसको कोई सैलरी भी नहीं दी जाती है, जिसके कारण उसका कोई एनपीएस भी नहीं करता है और गवर्नमेंट की ओर से कोई कंट्रीब्यूशन भी एनपीएस में नहीं जुड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नील। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, 2 से कम जीवित बच्चे वाले पुरुष रेलवे कर्मचारी को खाली जगह दिनों की अवधि के लिए पितृत्व अवकाश अनुमेय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 दिन का पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव जो है वो मिलता है पुरुष रेल कर्मचारी को, और इसे 6 मंथ में ले लेना जरूरी है, नहीं तो फिर लैप्स हो जाता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत बड़ी दंड पत्र मेजर पेनल्टी चार्जशीट जारी करने हेतु मानक प्रपत्र की कौन सी संख्या प्रयुक्त की जाती है? तो मेजर पेनल्टी के लिए कौन सा मानक फॉर्म जो है वो उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, SF5 दिया जाता है मेजर पेनल्टी के लिए। इसमें दिए गए जो दूसरे फॉर्म है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जो SF1 है वो सस्पेंशन के संबंध में है, SF2 है जो डीम्ड सस्पेंशन के संबंध में है, और SF11 है जो माइनर पेनल्टी है। यह भी याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, एनपीएस में सरकार का योगदान कितने प्रतिशत है? तो एनपीएस में सरकार का योगदान 40% है, 14% है, और एम्प्लॉय का योगदान रहता है वह 10% है। यह भी याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, बच्चों के शिक्षा भत्ते की वर्तमान दर क्या है? तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है उसका वर्तमान दर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33,750 रुपये है जो अभी वर्तमान में दिए जाते हैं। यह जब DA 50% से बढ़ गया तब यह हो गया 33,750, नहीं तो पहले यह 27,000 मिलता था। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, D&A नियम 1968 के तहत अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45 डेज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, D&A DR कार्यवाही के तहत किसी
सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन में कटौती का आदेश देने के लिए कौन सा प्राधिकारी अधिकृत है? तो कोई भी रेलवे कर्मचारी रिटायर हो जाता है, उसके बाद में उसकी पेंशन में से कटौती करने का आदेश देने के लिए कौन अथॉरिटी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट आदेश दे सकते हैं, तभी कोई भी एम्प्लॉय की, कोई भी जो रिटायर एम्प्लॉय रहता है उसकी पेंशन में से कटौती की जा सकती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है। 17/5/2026 यह डेट, यह पेपर का डेट है। इस दिन, जिस दिन परीक्षा हुई थी 17/5/2026 तक वर्तमान डीए महंगाई भत्ता क्या है? महंगाई भत्ता की दर क्या है? तो 17/5/2026 को महंगाई भत्ता था 60%, अभी भी वो 60% ही है। अभी नेक्स्ट अनाउंसमेंट अभी हुआ नहीं है डीए का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है। रेलवे क्वार्टरों को सामान्य या दोगुने किराए पर स्थानांतरण पर अधिकतम खाली जगह अवधि के लिए रखा जा सकता है बिना किसी कारण या सहायक दस्तावेज के। तो जो रेलवे क्वार्टर को मतलब ट्रांसफर के मामले में कितने समय तक रिटेंशन पर रख सकते हैं बिना कोई कारण दिखाए या तो कोई दस्तावेज सबमिट किए बिना, ऐसे ही रख सकते हैं। यह एक नया रूल आया है। इसमें 2+6 मंथ के लिए आप रेलवे क्वार्टर को नॉर्मल रेंट या डबल रेंट पे रख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 माह के लिए आप क्वार्टर रिटेंशन रख सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है। रेलवे कर्मचारी यात्रा भत्ते का हकदार है यदि वह अपने मुख्यालय से खाली जगह की दूरी पर है। तो रेलवे कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर से मिनिमम 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर बाहर जाता है ड्यूटी पर, तब उसको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है। पितृत्व अवकाश खाली जगह महीनों के भीतर लिया जाना चाहिए। जो पैटर्निटी लीव है वो 6 मंथ के भीतर ले लेना चाहिए, नहीं तो लैप्स हो जाती है। और पैटर्निटी लीव है जो 15 दिन का मिलता है, यह भी याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है। जब रेलवे सेवक डी&ए नियमावली के नियम 9 के तहत कोई जांच करना व्यवहारिक नहीं है, तो सीधे किस नियम के तहत निष्कासन या बर्खास्ती, डिसमिसल या रिमूवल का आदेश दिया जा सकता है? कोई मामले में मतलब इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो यह रूल नंबर 9 के तहत कोई इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है और सीधे ही उसको रिमूव करना है। तो वह कौन सा नियम के तहत आदेश दिया जा सकता है? तो यह 14/2 के रूल के तहत सीधा ही रिमूवल या तो डिसमिसल किया जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है। भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए खाली जगह प्रतिशत सीटें आरक्षित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें आरक्षित रहती है। तो इसके साथ में आपको यह भी बता दूं कि जो दूसरी कैटेगरी है उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। ओबीसी का आरक्षण रहता है सीधी भर्ती में 27% रहता है, एससी का 15% रहता है, एसटी का 7.5% रहता है और पीडब्ल्यूडी का
4% रहता है, यह भी याद रखिएगा। और इसके साथ में एक दूसरा भी आता है कि भाई जो एक्स सर्विसमैन रहते हैं, एक्स सर्विसमैन रहते हैं उसको क्या आरक्षण दिया जाता है। तो एक्स सर्विसमैन को ग्रुप डी में 20% आरक्षण दिया जाता है और ग्रुप सी में 10% आरक्षण दिया जाता है, यह भी याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम आगे के जो क्वेश्चन है 51 से 110 तक के जो आगे का क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह हमारा पार्ट 1 रहेगा और जब मैं पार्ट 2 बनाऊंगा तो दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, तो दोनों वीडियो देख लीजिएगा। और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर से एक बार थैंक यू, बाय।